Hello everyone, this is Mahesh Soni, Director Mahindra Law Institute. Welcome back to my YouTube channel and once again I welcome you all to a new video. आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विमेन से रिलेटेड इंडिया में कौन कौन से आपके कानून हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। और ये चीज़ जानने से पहले आपके लिए ये ज़रूरी होगी, हम सब के लिए इवन, कि ऐसी क्या मतलब की घटना हो गई, ऐसी क्या चीज़ें हो रखी हैं, ऐसी किस तरह की क्या चीज़ें सोसाइटी के अंदर घटित हो रही हैं कि स्पेशल वुमेन को डील करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के पर्पज से हमें लॉज बनाने पड़ रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि पुराने टाइम के अंदर वुमेन का वो स्टेटस इंडियन सोसाइटी के अंदर नहीं रहा है जिसके अंदर की इक्वल एक तरीके से राइट दिए जा सके जो कि मेल के बराबर हुआ करती है। जैसे पर्दा नशीन लेडी का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो पर्दा नशीन लेडी का मतलब कि वो वुमेन होगी जो कि एक चार दीवारी के अंदर रहेगी, पर्दा प्रथा हुआ करती, या फिर जिस तरीके से मतलब सती प्रथा का कॉन्सेप्ट हुआ करता, या फिर आपके चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट हुआ करता। तो इनके अंदर क्या है, एक तरीके से एट्रोसिटी की नज़र से हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं कि उनके ऊपर भी एक तरीके का अत्याचार हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन देने के पर्पज से हमें सोसाइटी के अंदर ऐसे लॉज को लेके आने की जरूरत पड़ती है जो कि वुमेन को प्रोटेक्ट कर सके। अब बात आती है मतलब कि फैमिली मेंबर से, अब जब हम दिमाग में देखते हैं ये चीज़ें, जब भी दिमाग में हमने सोचना स्टार्ट करा कि वुमेन से रिलेटेड लॉज बनाने हैं, तो प्रमा फेसा ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या दिमाग में आएगा कि हस्बैंड के फैमिली वाले इस तरीके का कोई भी हैक करेंगे, या फिर हो सकता है कि हस्बैंड ने खुद ने उसको ऊपर इस तरीके की एट्रोसिटी करी हो। लेकिन जो कानून है हमारे वो बनाए गए हैं, वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि एक तरीके से वो व्यवस्थित ढंग में इनको बोल सकता हूँ। क्या है चीज़ें कि हो सकता है कि वो जिसकी शादी नहीं हुई है अभी तक, उसके घर वाले जो है, फैमिली मेंबर जो भी हैं उस लड़की के, जो कि अंडर एज भी हो सकती है, तो उसके ऊपर उसके घर वाले किसी तरीके की एट्रोसिटी करते हो। या फिर आपने सीरियल्स, टीवी और मूवी के अंदर ये चीज़ें देखी होंगी कि छोटे बच्चियों के ऊपर भी अत्याचार होते हैं और उनको घर के काम में लगा देंगे, इक्वली टू द सन उनको स्टेटस नहीं समझा जाता। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से है तो ये भी मतलब कि वॉयलेंस का हिस्सा। अब ये उनको मेंटली वॉयलेट कर रहे हैं एक तरीके से उनके राइट को, या फिर फिजिकली कर रहे हैं, ये सब कुछ आपके क्या आते हैं, वॉयलेंस के अंदर आते हैं। तो जब वॉयलेंस महिलाओं के खिलाफ होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई स्पेशल आपका कानून जो है वो बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही इंडिया के अंदर बहुत सारे आपके कानून हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं वुमेन को प्रोटेक्ट करने वाले, जिनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। देखिए, लॉज रिलेटेड टू वुमेन की अगर बात करें हम लोग इंडियन पीनल कोड की, तो इंडियन पीनल कोड के अंदर आपके सेक्शन नंबर 498A है जो कि हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली के मेंबर्स के ऊपर एक तरीके से आपका केस चलाने के लिए इनको राइट देता है। फिर 304B है आपका जिसके अंदर डोरी डेथ के अंदर आपकी चीजें आ जाती हैं। फिर आपका आईपीसी के अंदर सेक्शन नंबर 354 है, 354A, B, C और D। ये वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं सिर्फ हस्बैंड की फैमिली या फिर इनके हस्बैंड के खुद के एक तरीके के एक्ट से नहीं करता, बल्कि हर एक पर्सन के खिलाफ अप्लाई होते हैं। मतलब सेक्सुअल हरेसमेंट है, स्टॉकिंग करना है, फोटो खींच के कहीं पे भी आपने वायरल कर दी, इस तरीके के एक्ट आएंगे। फिर आपका 376 आपका रेप से रिलेटेड ऑफेंसेस की। फिर बात करते हैं 509 की जो कि कनेक्टेड है 354A से, मतलब इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ द वुमेन, आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ द वुमेन। तो वुमेन के खिलाफ इस तरीके के एक्ट करना आईपीसी के अंदर इन सेक्शंस के अंदर फॉल करता है। अब बात आती है कि स्पेशल वो कौन से लॉज हैं जो कि पूरा का पूरा एक तरीके से जो एक्ट है वो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन आपके बनाए गए हों। और वुमेन को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से एक तो आपका विडो रीमैरिज एक्ट आया था, ताकि वो जो महिला जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती हो तो उसको क्या करते हैं, फिर रीमैरिज के लिए बाद में एक्ट लेके आए थे जिससे कि उनकी शादी दोबारा से करवाई जा सके। उसके बाद आपका एक्ट आता है एक अबोलिशन ऑफ सती प्रथा, जिसके अंदर हस्बैंड की डेथ होने के बाद उसको चिता के अंदर साथ में जला दिया जाता था वाइफ को। तो ये चीजें आपकी इस तरीके का एक्ट था, उसको एबोलिशन करने के लिए एक लॉ लेके आए थे। फिर आपके मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट स्पेशल लेके आए। फिर आपके सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, इसकी वीडियो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड करी है 2 पार्ट के अंदर, तो उनको भी एक बार जाके देख लेना। इसके ऊपर कंप्लीट एक्ट आपका 2 वीडियो के अंदर कवर हो चुका है। फिर आपका इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट है 1986 का, ये भी आपका एक्ट जो यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी पूरी वीडियो। PCPNDT, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक का एक एक्ट है जिसके अंदर मतलब कि भ्रूण जांच की आपकी टेक्निक है उसको यूज किया जाता है। फिर आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट है, प्रेगनेंसी को खत्म कर देना इलीगल तरीके से ये लोग इनके खिलाफ करते हैं, तो इस तरीके का स्पेशल एक्ट बना के आपको प्रोविजन देने पड़ेंगे। अब हो क्या रहा है इस एक्ट के अंदर, इन दोनों एक्ट की अगर हम बात करें तो इनके अंदर क्या है, जैसे रेप की कोई भी विक्टिम महिला है और उसको अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो क्या होगी, एक तरीके से उसके ऊपर एट्रोसिटी है, पूरी जिंदगी उसको क्या है कि अंडर मतलब कि मेंटली प्रेशर के अंदर उसको रहना पड़ेगा। और जो उसका बच्चा होगा उसको भी इवन सीआरपीसी के अंदर आपका विक्टिम की डेफिनेशन के अंदर उसको डाला गया है। फिर आपका डीवी एक्ट है, जैसे कि हम लोग आज पढ़ेंगे इसको डिटेल में, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट की बात करी गई है। फिर आपका इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट की बात करी गई है। फिर उसके बाद आपकी डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है, इसकी भी पूरी कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे मेरे चैनल पे ही।
उसके बाद आपके नेशनल ह्यूमन राइट से रिलेटेड आपके कुछ एक्ट्स बनाए गए थे, जिनके अंदर वुमेन राइट कमीशन बनाया गया था स्पेशली, उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी आपका स्टैब्लिश किया जा चुका है। तो ये इतने सारे आपके मोटा मोटी जो आपके कानून के अंदर डील करे गए हैं, तो ये सारे एक्ट हैं जो कि वुमेन को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के पर्पज से इंडिया में बनाए गए हैं। अब देखिए कि ये लॉ बनाने से पहले हम लोग क्या सोचते हैं कि किसके पास ऐसी कोई पावर होगी, मतलब स्टेट के पास ऐसी कोई पावर है या फिर स्टेट को ऐसा कोई दूसरा कानून है जो कि एक तरीके से इनेबल करता हो इन सब से डील करने के लिए, आपका कानून बनाने के लिए। तो वहां पे हमारे पास आपका कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 14 जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, तो मेन और वुमेन जो भी है उन सबको क्या है, लॉ के आगे हमेशा इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी। उसके बाद आपका 15 है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी जाएगी, 16 है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट के बेस पे आपका एम्प्लॉयमेंट के अंदर किसी तरीके की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी जाएगी, और 21 आपका राइट टू लाइफ और डिग्निटी की आपकी बात करता है विद लिबर्टी। तो इन सबको डील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के ये सारे प्रोविजन आपके डील करते हैं, जो कि इनके अंदर आर्टिकल नंबर 15 है, उसका क्लोज 3 है। अब आर्टिकल 15 का क्लोज 3 एक बार आप जाके पढ़ लीजिए, बेयर एक्ट आपके पास है तो बेयर एक्ट में देख लेना कि बेयर एक्ट क्या बोलता है। हमारा आर्टिकल 15 का क्लोज 3 ये हमें ये बताता है कि कोई स्टेट है ना, उसको इनेबल करता है कि किसी तरीके का कोई भी विमेन और बच्चों से डील करने के लिए कोई भी लॉ जो है स्टेट बना सकती है। तो देखिए इसमें थर्ड क्लोज बोलते हैं नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द विमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब कि ऐसा इस आर्टिकल 15 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो कि स्टेट को एक तरीके से रोकता हो इस तरीके के कानून बनाने के लिए जो कि प्रोटेक्शन देते हैं या फिर स्पेशली डील करते हैं विमेन और चिल्ड्रन के। तो इन सब के अंदर क्या होगा कि एक तरीके से स्टेट को इनेबल करने वाला ये आपका 15 का क्लोज 3 है। इसी के तहत आपका पोक्सो का एक्ट भी बनाया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है, उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसी के तहत आपका डीवी एक्ट बनाया गया था जो कि आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात आती है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वोलेंस। मतलब कि डोमेस्टिक वोलेंस का नाम आया तो सीधा सा मतलब दिमाग में एक ही चीज क्लिक करती है कि वुमेन के ऊपर आपका हमला हुआ होगा या फिर उसके साथ वोलेंस कमिट किया गया होगा, और किसके द्वारा, या तो हस्बैंड के द्वारा या फिर हस्बैंड की फैमिली के किसी के मेंबर के द्वारा। लेकिन भैया ये 2022-23 ये ईयर चल रहा है 2023, अब 23 के अंदर आ चुके हो और ये एक्ट अपना 2005 का है। ये कोई 17वीं 18वीं ये सदी नहीं चल रही है कि वुमेन सारी एट्रोसिटीज़ को सहन करती रहेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी। भैया आज के टाइम पे क्या होता है, एक इंदौर की एक रिपोर्ट आई थी पीछे और भोपाल की एक रिपोर्ट आई थी। इनके अंदर क्या है, भोपाल जो है देश में सबसे ज़्यादा, और जो अपना इंदौर है पूरे देश में हस्बैंड को पीटने वाली महिलाएं जो है इंदौर और आपके भोपाल में मिल जाएंगी। हस्बैंड बीटन बाय द वाइफ, इंदौर टॉप करता है पूरी कंप्लेंट के अंदर कि हस्बैंड जो सबसे ज़्यादा है वो कंप्लेंट करते हैं इंदौर के अंदर। इसके अंदर ना एक मतलब की न्यूज़ आई थी पीछे, उसके अंदर एक महिला थी वो अपने हस्बैंड के पीछे बेलन लेके दौड़ रही हैं। तो इस तरीके के आपके एक्ट हो रहे हैं हस्बैंड्स के ऊपर, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए किसी तरीके का कोई कानून नहीं बनाया गया। इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो ये लॉ बनाए गए हैं इनका मिसयूज भी आज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब देखिए जब भी बात दिमाग में आती है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ होगा, तो डोमेस्टिक वायलेंस होते ही मतलब सीधा दिमाग में आता है कि वुमेन पे हुआ है। बात हस्बैंड की भी है कि हस्बैंड ने करा होगा, हो सकता है हस्बैंड के ऊपर भी हुआ हो, लेकिन क्या महिला दूसरी महिला के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कमिट नहीं कर सकती है? ये भी आपका सवाल खड़ा करता है। मतलब इस एक्ट के अंदर दो ऐसे सवाल आए कि क्या जो रिस्पोंडेंट पर्सन है वो हमेशा मेल रहेगा और जो विक्टिम है वो हमेशा फीमेल रहेगी, या फिर ये भी हो सकता है कि जो विक्टिम है वो तो महिला रहे लेकिन जो रिस्पोंडेंट है वो भी महिला हो सकती है। इन सब चीज़ों को हम लोग डील करेंगे एक्ट के अंदर। जैसे जैसे पूरा एक्ट आपका आगे बढ़ता जाएगा उसी तरीके से आपको क्या है सवालों के जवाब भी मिलते जाएंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने चैनल के ऊपर अपनी इस वीडियो को। वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड आपके वुमेन को प्रोटेक्शन देने वाला एक्ट जो कि डीवी एक्ट के नाम से मशहूर है। अब डीवी एक्ट से रिलेटेड आपकी बहुत सारी मूवीज आपने देखी होंगी, जैसे थप्पड़ मूवी है, उसके अंदर एक हस्बैंड है वो उसके अपनी वाइफ को थप्पड़ मार देता है, उसके बेस के ऊपर वो क्या करती है अपना ऑब्जेक्शन लेती है, तो उसके अंदर भी आपका डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आपका डाला गया था। उसके बाद आपकी कुछ मूवी आपको मिल जाएंगी, दमन जैसे हैं, लज्जा मूवी है, प्रोवोक्ड है, या फिर आपकी एक तरीके से डेंजरस इंटेंशन हो सकती है इस तरीके की आपकी, या फिर लज्जा मूवी है, अग्निसाक्षी मूवी हो सकती है। तो ये सारी मूवीज जो हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हैं, जिनके अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं और करने वाले हो सकते हैं कि मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती हैं। तो इनके अंदर हम लोग डील करेंगे एक्ट के अंदर कि कौन कौन से वो
ऐसे एग्जिस्टेंस में लेने आने के लिए, इस एक्ट को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कौन कौन से ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपने बेयर एक्ट में से इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब इंट्रोडक्शन के अंदर आपका सिंपल लिखा है वियना अकॉर्ड था 1994 का एंड बीजिंग डिक्लेरेशन and the platform for the action 1995 have acknowledged that the domestic violence is undoubtedly a human right issue। अब ये इन सब ने डिक्लेयर कर दिया एक तरीके से कि ये ह्यूमन राइट का इशू है, वायलेंस करा जाना अपने आप में। द यूएन कमेटी ऑन द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन in its general recommendation has recommended that the state parties should act to protect the women अगेंस्ट दी वॉयलेंस ऑफ एनी काइंड। मतलब कि यूएन कमेटी ने अपने कन्वेंशन के अंदर हर तरीके की वॉयलेंस को एलिमिनेट करने के लिए ये रिकमेंडेशन दी है कि वुमेन को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से स्टेट जो है उनको अपना रोल जो है प्ले करना चाहिए। जैसे यहाँ पे है 15 के 3 के अंदर स्टेट क्या करती है, स्पेशल लॉज बनाती है जो कि डील करते हैं वुमेन के प्रोटेक्शन के पर्पज से। फिर आपका द सिविल लॉ डज नॉट एड्रेस द फिनोमिनन इन इट्स एंटायरिटी प्रेजेंटली वेयर अ वुमन इज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव इन इट्स इट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 498 ऑफ द आईपीसी। 498A के अंदर ही उसको डील करा जाता था जनरली, जब उस टाइम पे ये आपका एक्ट अपने आप में एग्जिस्टेंस में नहीं था तो उस टाइम पे। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ रेमेडी इन द सिविल लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम बीइंग विक्टिम ऑफ अ डोमेस्टिक वायलेंस एंड टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस इन द सोसाइटी, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दी पार्लियामेंट। इसी पर्पज से कि मतलब एक स्पेशल लॉ ऐसा बनाया जाए जिसके अंदर कि 498A अकेले सेक्शन के ऊपर आपका बेस ना रहे, हमें स्पेशल लॉ, स्पेशल प्रोटेक्शन उसके अंदर दी जानी चाहिए। इसलिए आपका डीवी से रिलेटेड आपका एक बिल जो था पार्लियामेंट के अंदर अपना प्रोड्यूस किया गया था। इसके अंदर आपकी कुछ और चीजें दे रखी हैं, एक बार बेरेट को पढ़ लेना। इसके अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन दिए गए हैं 14, 15 और 21 की बात करता है, जो कि एक तरीके से प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया था। मतलब मेन पर्पस क्या था, टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस इन दी सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर आपका किसी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो अकर ना हो, इस पर्पज से ये अपना एक्ट बनाया गया था। कहीं ना कहीं एक ये भी एक फैक्टर रहा इस एक्ट को लेके आने में, जिसके अंदर आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उन्होंने सर्वे किया था बिफोर द कमीशन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के कमेंसमेंट में आने के पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, एक सर्वे हुआ जिसके अंदर बताया गया कि जो वुमेन है या फिर जो बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, जिनकी एज 15 ईयर से बिलो है, उनके ऊपर भी सर्वे किया गया था, और 15 से अबो है अलग से, उन पे किया गया था। तो जो 15 ईयर से ऊपर की एज की है, उनके अंदर हर थर्ड वुमेन के ऊपर इस तरह के अत्याचार हो रहे थे, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार हो रही थी। उनके साथ आपकी 31% टोटल मैरिड वुमेन थी जिनके ऊपर इस तरीके के अत्याचार हो रहे थे, और उन 31% महिलाओं में से भी 10% ऐसी थी जो कि इसके बारे में आपकी रिपोर्ट करती थी सिर्फ। अब 31 में से सिर्फ 10% ऐसी थी जो कि रिपोर्ट करती थी, मतलब एक तरीके से ऑब्जेक्शन लेती थी कि हमारे साथ इस तरीके का एक्ट हो रहा है। तो इन्हीं रीजंस की वजह से भी क्या है कि कहीं ना कहीं अपना एक पार्ट प्ले करा इन्होंने कि इस तरीके का एक स्पेशल लॉ जो है बनाया जाए। तो इसके बाद आपका 13 सितंबर 2005 को ये एसेंट पास हुई थी, इसके ऊपर एसेंट मिली थी। उसके बाद अपना 26 अक्टूबर 2006 को ये एक्ट हमारा कमेंसमेंट में आ गया था। इस एक्ट के अंदर छोटा सा एक्ट है, देखो 37 सेक्शन है, ओनली 5 चैप्टर कंटेन करे गए और सिर्फ 7 फॉर्म इसके अंदर दिए गए हैं और कुछ रूल्स आपके बने हुए हैं। तो बिना किसी देरी के बेयर एक्ट स्टार्ट करते हैं सीधा। अब बेयर एक्ट के अंदर अगर सीधा जाके देखोगे आप तो स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, अपना एक प्रेम्बल मिलता है। एक्ट नंबर आपका 43 ऑफ दी 2005 है। देखते हैं, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। सीधी सी चीज इसने दी है कि एक ऐसा एक्ट जो प्रोवाइड करे ज्यादा इफेक्टिव प्रोटेक्शन, किनको, वुमेन को, वुमेन के राइट को एक एक्स्ट्रा आपका एज मिले या फिर एक्स्ट्रा उनको प्रोटेक्शन मिले, जो कि गारंटेड करे गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। जो गारंटी देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे ये जो राइट्स दे रखे हैं इन्हीं के अंडर में, तो उनको और ज़्यादा इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करने के पर्पज से ये एक्ट आपका बनाया गया था। एनी काइंड अकरिंग विद इन द फैमिली एंड द फर्दर मैटर कनेक्टेड देयर विद एन इंसिडेंटल डेट। अभी देखिए इसके अंदर एक फैमिली वर्ड यूज हुआ है, ना कि इन लॉज की फैमिली का वर्ड यूज हो रखा हो। तो मतलब फैमिली के अंदर अगर किसी तरीके का कोई भी एक्ट होता है जो कि वॉयलेंस से रिलेटेड और वो वुमेन को किसी तरीके से इफेक्ट करता है, तो उस चीज को अकर ना होने दे और उनको ज्यादा इफेक्टिवली तरीके से प्रिवेंट करे, और जो भी प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए महिलाओं को, उनसे प्रोटेक्शन किससे, डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए, वो सब कुछ आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, गारंटी देता है, उन सबको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक तरीके आपका प्रिवेंशन आपका कर पाए कि उनके ऊपर इफेक्ट ना पड़े और उनको अच्छे तरीके से एक प्रोटेक्शन मिल सके, इसलिए अपना ये एक्ट बनाया गया था। अब प्रिलिमिनरी चैप्टर है फर्स्ट, सेक्शन नंबर फर्स्ट दैट इज टू बी रेड विद सेक्शन 36 है। 36 के इसके साथ इसको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि 36 सेक्शन नंबर आपका इंडेरोगेशन के रिगार्डिंग बताएगा कि ये जो एक्ट है वो अदर एक्ट, जो भी अदर राइट आपके दे रखे हैं, उनके इंडेरोगेशन
होगा। अब देखते हैं इसके अंदर है इन एडिशन टू होगा, मतलब वो कि क्या है कि वो भी आपके राइट जो है प्रोटेक्ट करेंगे और यहाँ से भी ये एक्ट भी आपका प्रोटेक्ट करेगा, उसको ओवरराइड नहीं करेगा ये एक्ट। एक बार सेक्शन 1 देखते हैं, शो टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो ये एक्ट का नाम आपका प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 एक्सटेंड करेगा होल ऑफ इंडिया पे। आप सबको पता है कि 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर के चीज़ों को हटा दिया गया था। फिर आपका कमिंग टू फोर्स के रिगार्डिंग 26 अक्टूबर 2006 को ये एक्ट अपना एग्जिस्टेंस में आ गया था। बात आती है सेक्शन नंबर 36 की। अब 36 में जाओ, 36 क्या बात करता है, द एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, दूसरे किसी लॉ के अगेंस्ट में नहीं है ये, उसके कंट्रावेंशन में ये काम नहीं करेगा आपका, बल्कि क्या रहेगा, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल बी इन एडिशन टू, इन एडिशन टू रहेगा, मतलब वो भी है और ये भी आपका साथ के साथ चलेगा, एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। मतलब जिस तरीके से या तो आपका डोमेस्टिक वायलेंस की रिगार्डिंग आपका प्रोविजन जो है जैसे 498A IPC है, तो उसको भी ये क्या है, हटाता नहीं कि वो एक्ट आपका अप्लाई नहीं होगा, वहां पे से उस सेक्शन का सहारा नहीं ले सकते, वहां पे भी जा सकते हो। इस एक्ट के अंदर भी उसको राइट है जो प्रोटेक्शन दी गई है। अब बात करते हैं डेफिनेशन क्लोज की, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपना एग्रीव्ड पर्सन की बात करी गई है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट जो था उसके अंदर भी एग्रीव्ड वुमेन की डेफिनेशन दी गई थी 2 का क्लोज ए में, और यहाँ पे एग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन दी गई है। अब एग्रीव्ड पर्सन मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जो कि किसी चीज, किसी ऐसे एक्ट की वजह से एग्रीव हुआ है। अब एग्रीव होना एक तरीके से मतलब कि जो उससे अफेक्टेड है, एक तरीके से विक्टिम को हम लोग बोल सकते हैं कि एग्रीव पर्सन होगा। तो एग्रीव पर्सन लिखा है, वुमन वर्ड यूज नहीं करा गया है। अब इस डेफिनेशन को अगर इस वर्ड को देखा जाए पर्सन लिखना, तो इसका मतलब कि हो सकता है मेल और फीमेल दोनों को ऐड किया जा सके, लेकिन जैसे एक्ट का टाइटल है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन की बात करी गई है, तो पर्सन का मतलब यहाँ पे फीमेल होगा। मीन्स एनी वुमेन, सीधा सीधा लिखा है, मीन्स एनी वुमेन, कोई भी ऐसी वुमेन हु इज और हैज बीन इन द डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट। अब ये रिस्पोंडेंट पर्सन के साथ, जिस भी पर्सन ने उसके साथ कोई भी गलत हरकत करी है, उस पर्सन के साथ या तो वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर है, जिसकी डेफिनेशन 2 के F क्लोज में दे रखी है, वहां पे जाके भी पढ़ेंगे। अब डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन भी उसके अंदर मिलेगी आपको 2 के G के अंदर, वो भी पढ़ेंगे कि इस पर्सन के ऊपर, मतलब जो वुमेन है जो कि किसी भी एज की हो सकती है, जो कि इज मतलब रह रही है या फिर वो रह चुकी है, हैज बीन इन द डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है या फिर पहले वो थी, एंड हु एलिज टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रिस्पोंडेंट, और उस महिला के ऊपर उसको रखा गया है किसी तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अंदर, मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस का किसी तरीके का जो एक्ट है वो उस महिला के ऊपर कमिट किया गया। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस क्या चीज होती है और डोमेस्टिक आपकी रिलेशनशिप क्या चीज है, उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो 2 का F पे चलते हैं सीधा। 2 का F अपना बात करता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप की, जहां पर एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पर 2 पर्सन्स हु लिव और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव टुगेदर, या तो वो साथ में रहते हैं या फिर वो किसी भी टाइम पे जिंदगी में अपने एक साथ रह चुके हैं इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड, और एक शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर रह चुके हो। अब ये शेयर्ड हाउस होल्ड जो है 2 के S क्लोज में बताया गया, उसको भी जाके पढ़ेंगे। When they are related by the consanguinity, या तो वो consanguinity मतलब बाय ब्लड रिलेशन के अंदर थे और वो एक साथ रह चुके हैं या फिर रह रहे हैं, या फिर वो मैरिज के थ्रू हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या फिर दूसरे किसी पर्सन के साथ वो रह रही है, मतलब जिसका कि इन द नेचर ऑफ मैरिज भी आएगा इसके अंदर, जैसे लिव इन रिलेशनशिप होती है उनको भी डील करेंगे, और मैरिज से रिलेटेड अगर कोई किसी का रिलेशनशिप है तो उसके अंदर वो वहां पे रह रही है तो उस टाइम पे, और द मेंबर लिविंग टुगेदर एज ए जॉइंट फैमिली, या फिर वो ऐसे हैं मेंबर ऑफ फैमिली के मेंबर हैं और वो जॉइंट फैमिली के तौर पे रहते हैं, या फिर वो एडॉप्शन के थ्रू आपके एग्जिस्टेंस में आया था उनका रिलेशनशिप, या फिर आपका रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है, मतलब कि एक जिसको बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप है, तो उसके तहत अगर वो रिलेशनशिप में है और वो एक साथ या तो रह चुके हैं या फिर वो रहते हैं, तो इन सब को बोला जाएगा कि उनके बीच में क्या है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप है। और डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर दोनों बंदों में से किसी ने अगर किसी महिला के ऊपर, दोनों में से एक महिला है, अब उस महिला के ऊपर दूसरे पार्टनर ने अगर किसी तरीके का कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस यूज करा, तो वो महिला क्या हो जाएगी, एग्रीव्ड वुमेन कहलाएगी। जिसने वो एक्ट कर दिया था वो आपका रिस्पोंडेंट कहलाएगा, और जिस पर्सन के जिस जगह पे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, शेयर्ड हाउस होल्ड बोलेंगे, और जिस रिलेशन में रह रहे हैं वो उस रिलेशन को डोमेस्टिक रिलेशनशिप का नाम दिया जाएगा। अब सीधा चलते हैं 2 के S पे। S बोलता है शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होगा, और 2 के Q पे चलेंगे उसके बाद, जो कि बताता है रिस्पोंडेंट कौन होगा। अब ये शेयर्ड हाउस होल्ड की बात करी गई है, तो सेक्शन 2 क्लोज नंबर K ऑफ द पॉक्सो एक्ट के अंदर आपका बताया गया है, तो वो यहाँ पे मीनिंग रहेगा। इसमें बोलता है मीन्स ए हाउस होल्ड वेयर ए पर्सन एग्रीव्ड लिव्स or at any stage has lived in a domestic relationship either singly or along with the respondent। अब ये आपका बोल रहा है कि एक ऐसी जगह जहां पर
वो खुद पर्सन एग्रीव्ड वुमन के साथ किसी भी टाइम पे रह चुका है, या तो सिंगली या फिर वो उसने उसको साथ में रहता हो, along with the respondent, and includes such a household whether owned or tenanted either jointly by the aggrieved woman and the respondent, or owned or tenanted by either of them, in respect of which either the aggrieved और आपके या फिर बोथ या फिर दोनों का किसी तरीके का उसके अंदर कोई राइट हो टाइटल हो, मतलब सिंपल भाषा में बोल रहे हैं तो एक ऐसी जगह जहां पर वो रिस्पोंडेंट और एग्रीव्ड वुमन उस जगह पे रह रहे हैं, उस घर के अंदर चाहे तो दोनों ने सिंगली तरीके से, मतलब कि एक पर्सन ने खरीदा दूसरा साथ में रह रहा है, या एक बंदे ने रेंट पे लेके दिया दूसरा वहां पे रह रहा है, या फिर दोनों का उसके अंदर इंटरेस्ट है, मतलब दोनों जॉब करते हैं और दोनों ने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देके उस घर को खरीद रखा हो, या फिर वो दोनों ज्वाइंटली वहां पे रहते हो या फिर सिंगली रहते हो, उसके अंदर किसी तरीके का कोई भी उसका इंटरेस्ट हो, इक्विटी हो, टाइटल हो, चाहे राइट हो, चाहे उसके अंदर आपका मेनली इररिस्पेक्टिव ये बात बोली गई है कि जो रिस्पोंडेंट है उसका उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी तरीके का कोई भी एग्रीव्ड पर्सन का कोई राइट हो बेशक ना हो, लेकिन बात सिंपली यहाँ पे आ जाती है कि जिस जगह पे वो एक जगह पे रह चुके हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर, तो उसको बोला जाता है एक शेयर हाउस होल्ड। और अब ये रिस्पोंडेंट कौन है, तो रिस्पोंडेंट बोले तो एक ऐसा, अब पुरानी डेफिनेशन देखेंगे तो उसके अंदर लिखा मिलेगा आपको, मीन्स एनी एडल्ट मेल पर्सन, एडल्ट मेल मेंबर की बात करी गई है। मेल पर्सन हमेशा मतलब कि क्या होता था, रिस्पोंडेंट होता था, लेकिन अब इसके अंदर आप जाके देखोगे तो कुछ आपको चेंज मिल जाएंगे। मेल पर्सन, एडल्ट मेल को क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से हटा दिया है, डिलीट कर रखा है। कौन से एक्ट में, 2 के क्यू को एक्ट हटा रखा है। आपका हरसोरा वर्सेस हरसोरा का केस है 2016 के अंदर, जिसके अंदर 2 के क्यू मेल पर्सन जो आपका लिखा हुआ था एडल्ट मेल, उसकी डेफिनेशन को हटा दिया और वहां पे मेल की जगह लिख दिया एनी पर्सन। अब ये लिखा है कि एनी पर्सन हु इज और हैज बीन इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द एग्रीव्ड पर्सन, उस एग्रीव्ड पर्सन के साथ अगर वो किसी तरीके के आपके डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह चुकी है या फिर रहती है, द एग्रीव्ड वुमन हैज सोट एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट, और जिस पर्सन के खिलाफ किसी तरीके की कोई भी रिलीफ इस एक्ट में, उस डोमेस्टिक आपके जो वुमेन है एग्रीड वुमेन, उसने अपनी डिमांड कर रखी किसी भी तरीके की रिलीफ की, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या है कि रिस्पोंडेंट है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के अंदर 2 का क्लोज M है जो कि रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन हमें बताता है। प्रोवाइजो बोलता है प्रोवाइडेड दैट द एग्रीड वाइफ और द फीमेल लिविंग इन ए रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ द मैरिज हु ऑल्सो फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड और द मेल पार्टनर। अब सिंपल चीज के अंदर बता रहा है कि जो भी पर्सन आपकी या तो वाइफ है या फिर जो लिव इन रिलेशन में रहने वाली पार्टनर है, वो उसके हस्बैंड के खिलाफ या फिर हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स के खिलाफ भी अपना शूट फाइल या फिर कंप्लेंट फाइल कर सकती है। अगेन वापस आ जाते हैं 2 के जी में। जी आपका डोमेस्टिक वायलेंस बताता है, उससे पहले आपका 2 का B चाइल्ड के अंदर आपका बोलता है कि ऐसा कोई भी बच्चा जिसकी एज जो है वो 18 से कम हो, और वो बच्चा चाहे आपका एडॉप्टेड हो, चाहे वो स्टेप बच्चा हो, चाहे आपका फोस्टर चाइल्ड हो। 2 का C कॉम्पनसेशन ऑर्डर है सेक्शन 22 के हिसाब से, फिर आपका कस्टडी ऑर्डर है सेक्शन 21 के हिसाब से है, और डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है DIR, means a report made in the prescribed form on the receipt of the complaint of the domestic violence from an aggrieved person। किसी भी एग्रीड वुमेन या फिर एग्रीड पर्सन की तरफ से जिस भी तरीके की कोई भी कंप्लेंट आएगी, तो उस टाइम पे जब एक आने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करी जाएगी उस प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर, तो उसको बोला जाता है कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है ये, तो इसको बोलते हैं DIR। फिर आपका आता है डोमेस्टिक वायलेंस 2 का G रेड विद सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 3 को पढ़ते हैं पहले जाके कि ये सेक्शन 3 के अंदर किस तरीके से उसको बताया गया है कि क्या चीज होती है डोमेस्टिक वायलेंस किया जाना। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस करने वाला पर्सन कौन है, रिस्पोंडेंट। किस पे हुआ, एग्रीड वुमन पे। कब हुआ, जब वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहते हों, और कहाँ पे हुआ, जहाँ पर एक वो शेयर्ड हाउस होल्ड की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी डील करी हैं सेक्शन 3 के अंदर, जो कि बात करता है डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन की, जिसको डिफाइन किया गया है। तो इसके ऊपर आप लिख सकते हो पहले तो 2 का G, क्योंकि वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस बताया गया है, और दूसरा इसके ऊपर लिख सकते हो आप नॉट एग्जॉस्टिव, क्योंकि यहाँ पे जो बातें बोली गई हैं वो अपने आप में एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट नहीं है, इलस्ट्रेटिव तरीके से बोल सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको इंक्लूड किया जा सकता है। तो सेक्शन 3 के अंदर आपका क्या बोलता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एनी एक्ट और ओमिशन और कमीशन और कंडक्ट, या तो किसी तरीके का कोई एक्ट हुआ, ओमिशन हुआ, मतलब एक तरीके से किसी तरीके का कोई एक्ट करना ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट जरूरी था लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो ये भी अपने आप में डोमेस्टिक वायलेंस है। जैसे कि मतलब कुछ ऐसे फिजिकल रिलेशनशिप आपके बनाने, इस तरीके की चीज़ें आपकी जिनके अंदर वो बाउंड था लेकिन वो फिर भी ओमिट कर रहे हैं, तो इन सबको भी यहाँ पे अब्यूज की डेफिनेशन के अंदर डाल देते हैं, जो कि अपने आप में पार्ट बन जाता है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एनी एक्ट, ओमिशन, कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट द डोमेस्टिक वायलेंस एज इन केस इट। इन केसेस के अंदर आपका क्या होगा, वो डोमेस्टिक वायलेंस बन जाता है, जहां पे फर्स्ट ए आपका बात करता है हार्म, इंजर और इंडेजर दी
हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम और वेल बींग, मतलब कि हार्म पहुंचाते हो या फिर इंजरी पहुंचाते हो या फिर उसकी हेल्थ को इंडेंजर मतलब डेंजर में डालते हो, सेफ्टी को डेंजर डालते हो, उसकी लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं, लिम्ब और वेल बींग मतलब उसके जो आपको भला है, उसकी भलाई के लिए जो एक्ट करना चाहिए था लेकिन वो आप नहीं कर रहे हो, चाहे वो आपका उसको ओमिशन एक्ट आपने किया मेंटली तरीके से या फिर उसको फिजिकल तरीके से करते हो, ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन और टेंड्स टू डू सो एंड इंक्लूड्स, और साथ में इंक्लूड करता है कोजिंग फिजिकल अब्यूज उसके ऊपर आपने किए, सेक्सुअल अब्यूज किया, वर्बल अब्यूज किया कोई, या फिर इमोशनल अब्यूज किया, या फिर आपने कोई इकोनॉमिकली अब्यूज कर रखा है। तो ये सारी चीजें आपकी बाद में एक्सप्लेनेशन के अंदर भी कवर हो जाएंगी। फर्स्ट क्लोज के अंदर ये है कि किसी तरीके से अगर किसी भी महिला की सेफ्टी के ऊपर, लाइफ, लिम्ब, वेल बींग के खिलाफ आपने कोई भी किसी तरीके की इंजरी या फिर हार्म पहुंचाया तो वो अपने आप में डोमेस्टिक वायलेंस होगा। सेकंड बोलता है हैरेसमेंट डाली है उसके ऊपर, किसी तरीके की हार्म करा, इंजर करा या फिर इंडेंजर कर रखे हो उसको विद व्यू टू कोर्स हर, ताकि उसको धमकाया जा सके या फिर उसको प्रेशर में डाला जा सके, या फिर जिस पर्सन के अंदर वो इंटरेस्टेड है, मतलब उसके भाई हो सकते हैं, उसके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उनको एक तरीके से आपने क्या है कि कोर्जन डाला, उसके ऊपर दबाव डाला है इस पर्पज से ताकि आपकी अनलॉफुल डिमांड ऑफ द डोवरी को वो पूरा कर सके। तो इन चीजों के से रिलेटेड आपकी बोल सकते हैं कि वो भी आपका डोमेस्टिक वायलेंस है। थर्ड बोलते हैं इफेक्ट थ्रेटनिंग द एग्रीड पर्सन और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय एनी कंडक्ट मेंशन इन दी ए और बी। ऊपर वाले ए और बी क्लोज के अंदर जो आपके कंडक्ट बताए गए इन सब के थ्रू उस महिला को या फिर उस महिला का जिस पर्सन में अदर इंटरेस्ट, जैसे फैमिली में भाई उसके या फिर फैमिली मेंबर्स, उनको एक तरीके से थ्रेटन करना, डराना धमकाना, तो इस पर्पस के लिए इसको भी आप डोमेस्टिक वायलेंस बोल सकते हो। डी बोलता है अदरवाइज इंजर और कोज हार्म वेदर फिजिकली और मेंटली टू बी एग्रीड वुमन। उस एग्रीड वुमन को दूसरे किसी तरीके से आपने किसी भी और तरीके के थ्रू आपने कोई हार्म पहुंचाई या फिर इंजरी दे दी, तो ये सारी चीजें आपकी क्या होंगी, डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन के अंदर काउंट हो जाएंगी। अब आपकी एक्सप्लेनेशन है कि एक एक चीज को कवर करेगी कि फिजिकल अब्यूज किसको बोलेंगे, सेक्सुअल असोल्ट किसको बोल सकते हैं, या फिर सेक्सुअल अब्यूज क्या होगा, वर्बल इमोशनल अब्यूज क्या हो सकता है, इकोनॉमिक अब्यूज क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपके एक्सप्लेनेशन में दी गई हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द फिजिकल अब्यूज, अब फिजिकल अब्यूज को पहले समझते हैं, मींस एनी एक्ट और कंडक्ट विच इज ऑफ सच ए नेचर, ऐसा कोई भी एक्ट और आपका किसी तरीके का कंडक्ट किया जाना जो इस नेचर का है, कैसा है जी, एज टू कोज बॉडीली पेन, या तो उसको बॉडीली पेन कर रहे हैं या उसको हार्म करता हो, या फिर उसकी लाइफ को, लिम्ब को और हेल्थ को डेंजर करे, या फिर उसकी हेल्थ को इम्पेयर कर दे, या फिर एग्रीड वुमन के डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं रोक दे, और इंक्लूड द असोल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और क्रिमिनल फोर्स, उसके ऊपर किसी तरीके का क्रिमिनल फोर्स यूज किया गया हो जो कि 350 आईपीसी है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन 503 आईपीसी बोल रहा है, असोल्ट 351 आईपीसी, या फिर आपका बॉडीली पेन, ये सारी चीजें अगर आपने करी हैं तो आप उसको क्या बोलोगे कि फिजिकली अब्यूज उसके ऊपर किया गया है, मारना, पीटना, धमकाना, ऐसा कुछ करना, धमकाना, उसके साथ उसके ऊपर असोल्ट यूज करना, तो सारी चीजें आपकी क्या होंगी, फिजिकल अब्यूज में आ जाएंगी। सेकंड पार्ट आपका बोलता है सेक्सुअल अब्यूज किसको बोलेंगे, तो कंडक्ट ऑफ द सेक्सुअल नेचर का किसी तरीके का आपने को कंडक्ट कर रखा है दैट अब्यूजेस द ह्यूमिलिएट, डिग्रेड्स और अदरवाइज वोलेट द डिग्निटी ऑफ द वुमन, वुमन की डिग्निटी को जो किसी तरीके से आपका इफेक्ट कर दे, तो वो सारे क्या आएंगे, अपने सेक्सुअल अब्यूज के अंदर आ जाएंगे। थर्ड बोलता है वर्बल और इमोशनल एक तरीके का अब्यूज यूज करना, मतलब कि इस तरीके का आपने कोई एक्ट कर रखा है, वर्ड आपने कोई इस तरीके के यूज कर रखे हैं जो उसको इमोशनली या फिर मेंटली प्रेशर में डाल रहे हैं, तो वो सारे इसके अंदर आएंगे। बोलते हैं इंक्लूड करता है इंसल्ट करना, उसको रेडिकल करना, या फिर ह्यूमिलिएट करना, या फिर उसका नेम कॉलिंग, मतलब इस तरीके का कोई वर्ड आपने स्पेशल नाम निकाल दिया, एंड इंसल्ट और रेडिकल स्पेसिफिकली या फिर स्पेशली विद रिगार्ड टू नॉट हैविंग ए चाइल्ड और ए मेल चाइल्ड, कि उसको स्पेशली इस तरीके से बोलते हो कि उसका लड़का जो है नहीं हो रहा है, इस वजह से उसको कुछ और नया नाम निकाल के देना, या फिर उसको बांझ बोलना, इस तरीके के कुछ आपने नए नए नाम निकाल रखे हैं जो कि इफेक्ट करते हैं और उसको इमोशनली और स्पेसिफिकली उसको क्या है, इमोशनली और वर्बली उसको आपने दुखी कर रखा है, तो वो आपका इमोशनल अब्यूज में आएगा। उसके बाद आपका बोलता है रिपीटेड द थ्रेट टू कॉज फिजिकल पेन टू एनी पर्सन होम द एग्रीड पर्सन इज इंटरेस्टेड, या फिर ऐसा कोई भी मतलब जिसके अंदर वुमेन जो है वो इंटरेस्टेड है, मतलब उसके भाई या फिर फैमिली मेंबर, तो उनको आपने एक तरीके से फिजिकल पेन देने के लिए अपने बार बार इसको क्या कर रहे हो, दुखी करते हैं या फिर धमकाते हैं, तो सारी चीज़ें आपकी वर्बल और इमोशनल अब्यूज के अंदर आ जाएंगी। जैसे दिल्ली के अंदर पुराने टाइम पे कुछ अभी थोड़े 2015, 16, 17 में केसेस आए थे कुछ, कि जिसके अंदर एक वुमेन जो है वो अपने हस्बैंड को मोटा हाथी इस तरीके के वर्ड यूज करती है, तो उसके बेस पे दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको डाइवोर्स दे दिया था, तो उसको मेंटल आपने क्रुएलिटी के अंदर डाल दिया था एक मेल के पर्सपेक्टिव में।
सेम चीज़ें आपकी कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब काली कलूटी वगैरह कुछ बोला था एक हस्बैंड ने एक लड़की को, मतलब अपनी वाइफ को, तो उसको भी तलाक दिया गया था क्योंकि मेंटली और इमोशनली उसको क्या है एब्यूज़ के अंदर डाला गया था डोमेस्टिक वायलेंस के हिसाब से। फिर आपका इकोनॉमिक एब्यूज़ की बात करता है, तो इकोनॉमिक एब्यूज़ मतलब वो होगा कि वो सारी सुविधाएं जो उसको प्रोवाइड करी जानी चाहिए वो सारी आप उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, या फिर वो खुद जो है कमाती है उसमें से कुछ पैसे उसको नहीं दे रहे, बाकी आपने सारे के सारे अपने खुद ही खर्च कर रहे हो। तो इस तरीके का कोई भी मतलब इकोनॉमिकली उसको हार्म करना, तो सारी चीज़ें आपके आएंगी इकोनॉमिक एब्यूज़ के अंदर। तो एक क्लॉज आपका बोलता है डिप्राइवेशन ऑफ ऑल और एनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू विच द एग्रीड पर्सन इज एंटाइटल्ड। एग्रीड वुमेन जो है वो आपकी जिस भी फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए या फिर इकोनॉमिक इन सब के लिए जो कि एंटाइटल थी और वो उसको नहीं दी जा रही है, या फिर किसी भी लॉ या फिर कस्टम ने उसको प्रोवाइड करे थे लेकिन उसको नहीं दे रहे, या फिर उसकी ज़रूरतें हैं और उनको सारी चीज़ों का पूरी नहीं कर पा रहे हो तो उन सब पे, या फिर उसके कुछ बच्चे हैं उनको भी नहीं दे रहे हो आप, या फिर आपने उसको स्त्री धन नहीं दिया, उसकी प्रॉपर्टी जॉइंटली और सेपरेटली थी जो कि उस पर्सन से उससे छीनी जा रही है तो वो, या फिर उसको मेंटेनेंस भी नहीं दे रहे, तो ये सारे पार्ट अपने आप में बच जाएंगे कि उसके ऊपर आपने इकोनॉमिक एब्यूज़ कर रखा है। सेकेंड बोलता है डिस्पोजल ऑफ द हाउस होल्ड इफेक्ट, alienation of the assets whether movable or immovable, valuable share, security, bond or like or any other property in which the aggrieved person has an interest or entitled to use by which of domestic relationship। डोमेस्टिक रिलेशनशिप होने की वजह से जहाँ पे एक वुमेन आपकी एंटाइटल है उन सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए, वेदर वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है चाहे वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और उनको अगर यूज़ नहीं करने दिया जा रहा तो वो भी अपने आप में क्या होगा, एक डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। फिर बोलता है प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन टू कंटिन्यू एक्सेस टू द रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़। घर के अंदर जो भी मतलब कि फैसिलिटीज़ हैं उन फैसिलिटीज़ को उसको यूज़ नहीं करने दिया जा रहा, या फिर आपको उसको घर में ही नहीं घुसने दिया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमिक एब्यूज़ के अंदर आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर। अब इसके अंदर एक और एक्सप्लेनेशन सेकंड दी गई है, बोलता है फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एनी एक्ट ओमिशन और कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट कॉन्स्टिट्यूट द डोमेस्टिक वायलेंस, कि क्या कोई भी एक्ट और ओमिशन कर रखे हैं, सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर नहीं है, इस बात को डिटरमाइन करना क्या होगा, अंडर दिस सेक्शन ओवरऑल फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। इस बात को डिसाइड करने से पहले क्या करना पड़ेगा, पूरे केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस जो होंगे उनको आपने कंसीडर करना पड़ेगा, तभी जाके आप बोल सकते हो कि इसके ऊपर इस तरीके का जो है डोमेस्टिक वायलेंस कमिट किया गया है। मतलब इट इज एन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। तो ये आपका सेक्शन 3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अपने डेफिनेशन क्लोज के अंदर मैजिस्ट्रेट की डेफिनेशन दी गई है, डोरी की डेफिनेशन दी गई है। डोरी मतलब कि सेक्शन 2 जहाँ पे है डोमेस्टिक आपका डोरी प्रोहिबिशन एक्ट था उसके अंदर सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन इसकी दी गई है, तो वही यहाँ पे रहेगी। फिर आपका मैजिस्ट्रेट के अंदर JMIC आ जाएगा और अपना और MM आ जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी आपके सेक्शन 7 के हिसाब से रहेंगी, मतलब कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करने के लिए बोल रखा है वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे इस एक्ट के अंदर जो दी जाएंगी वो मेडिकल फैसिलिटी होंगी। मॉनेटरी रिलीफ जो कि सेक्शन नंबर आपके 20 में दिया गया। अब ये बोलता है कि कोई भी ऐसा कॉम्पनसेशन हो सकता है जो कि मैजिस्ट्रेट जो ऑर्डर कर सकता है रिस्पोंडेंट पर्सन को कि आप एग्रीड वुमेन को दो, ताकि वो क्या कर सके कि अपनी एप्लीकेशन के दौरान जब भी उसको मतलब कि एक्सपेंसेस लगे या फिर उसने कोई लॉस इनकर कर रखा है तो वो सारे के सारे भरपाई कर सकें। नोटिफिकेशन यू कैन स्किप इट आउट, प्रिस्क्राइब पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफिसर सेक्शन 8 में बता रखा है। प्रोटेक्शन ऑर्डर सेक्शन 18, रिजाइडिंग जो भी आप ऑर्डर है आपके रेजिडेंस के ऑर्डर वो सेक्शन 19 के हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर ये इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन 10 के हिसाब से पढ़ेंगे। एस हम लोग पढ़ चुके हैं, शेयर हाउस होल्ड। शेल्टर होम मीन्स एनी शेल्टर होम एज मे बी स्पेसिफाइड नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी द शेल्टर होम फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के पर्पज से जिसको भी स्टेट गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि ये शेल्टर होम है उसको शेल्टर होम बोल देंगे, सेक्शन 6 के हिसाब से पढ़ेंगे। अब इसके अंदर आपकी कमेंट दे रखा होगा, कमेंट के अंदर आपका एक केस है डी वेलुस्वामी वर्सेस पिच्चयम्मल का केस दे रखा है, तो वो आपका केस बताता है कि जो हमने पढ़ा था ना डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर की रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ द मैरिज, तो इसके अंदर अगर कोई भी ऐसा मेल पर्सन है जो कि किसी को मिस्ट्रेस के तौर पे कीप रखे, मतलब कि उसने किसी को रखेल रख रखा है, तो उसको आप नहीं बोल सकते हो। इफ ए मैन हैज ए कीप whom he maintains financially and use mainly for the purpose of sexual purpose or and as to a servant it would not be a relationship in the nature of the marriage। मतलब कि किसी को मिस्ट्रेस रखना फॉर द पर्पज ऑफ कि उससे सर्वेंट वाले भी काम करवाएं और सेक्सुअली इंटरेक्शन भी उससे रखें, तो इनको और साथ में उसके बदले में उसको फाइनेंशियली एड प्रोवाइड करना अपने आप में एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ये इन द नेचर ऑफ मैरिज आपका नहीं है। शेयर्ड हाउस होल्ड जिसके अंदर ज्वाइंट फैमिली के मेंबर रहते हैं वो भी बोला जा सकता है। रिस्पोंडेंट एक फीमेल रिलेटिव भी हो सकती हैं।
जनरली मतलब कि जो लेजिस्लेचर है वो अपना है कि हमेशा ये इंटेंशन कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि हम लोग फीमेल रिलेटिव को जो एक्सक्लूड कर दें, उसको भी ऐड किया जा सकता है, मतलब कि हो सकता है उसकी सास और बहू की। अब बात आती है कि ऐसा क्या हो सकता है, मतलब जिनके अंदर की एक वुमेन जो है वो रिस्पोंडेंट बन सके, वो कौन से रिलेशनशिप हो सकते हैं आपके। तो उन रिलेशनशिप की अगर बात करें हम लोग कि फीमेल ही विक्टिम है और फीमेल ही एक तरीके से अगर एक्यूज है, तो सास बहू हो सकती है, ननंद भाभी हो सकती है, भाई बहन के अंदर आपकी बहन बहनें हो सकती हैं, देवरानी जेठानी हो सकते हैं, माँ बेटी हो सकती है, या फिर दादी पोती कुछ हो सकती हैं, या फिर आपकी एक ही हस्बैंड की एक से ज़्यादा वाइफ और वो दोनों आपस में लड़ पड़े, तो उनको भी आपके क्या बोल सकते हैं कि वुमेन जो है वो दूसरे वुमेन के खिलाफ आपकी एक रिस्पोंडेंट भी बन गई है। और अगर बात करें हम लोग अपने मेल एक्यूज और फीमेल विक्टिम के, जिसके अंदर आपके हस्बैंड वाइफ, देयर भाभी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, ससुर जेठ और बहू हो सकती हैं, फादर और उसकी डॉटर हो सकती हैं, सन एंड दी मदर हो सकते हैं, या फिर आपके पोता पोती हो सकते हैं, पोता और दादी हो सकते हैं। तो ये सारे रिलेशनशिप आपके आ जाते हैं जिनके अंदर लिव इन रिलेशन में तो एक साथ रहते हैं, ये मतलब लिव इन रिलेशन सॉरी, इसके अंदर आपके क्या है, एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर तो ये रहते हैं। तो इनके अंदर भी आपका क्या हो सकता है कि आपस में यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल थे और दूसरे के अंदर दोनों फीमेल थे। तो ये आपको मैंने बताया कि किस तरीके से एक यहाँ पे ये चीज़ें आपके एग्जिस्टेंस में आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, जिसके अंदर सेक्शन 2 तक और सेक्शन 3, मेनली जो सेक्शन 3 था वो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन 4 से आगे के सेक्शन में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। मेरी होप रहेगी कि 3 वीडियो के अंदर इस एक्ट को जो है कंप्लीट करवाया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है ताकि इस एक्ट के जो अदर पार्ट हैं उनकी वीडियो भी आपको टाइम पे मिल सके। गुड लक फॉर योर